नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षय तवले है और मैं आप सभी का द मार्केट स्पीच इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ आईपीओ इन्वेस्टर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब ये जान लेते हैं कि आईपीओ होता क्या है। तो आईपीओ इन द सेंस प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग शेयर्स टू द पब्लिक इन फर्स्ट टाइम फ्रॉम इट्स कंपनी। जैसा कि किसी एक कंपनी को अपने शेयर्स मार्केट में लाने हैं तो वेरी फर्स्ट टाइम दे आर लिस्टिंग टू एनएससी बीएससी और उसी प्रक्रिया को आईपीओ कहा जाता है, जिसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। तो इस आईपीओ में कौन कौन भाग ले सकता है। तो फर्स्ट ये आते हैं कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्यूआईबी। अब ये क्यूआईबी कौन हो सकते हैं। तो क्यूआईबी में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड म्यूचुअल फंड्स हु आर रजिस्टर्ड विद सेबी आर कॉल्ड क्यूआईबी। तो यहाँ पे ये जानने वाली बात है कि ये सेबी के साथ रजिस्टर होंगे तभी इन्हें क्यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कहा जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस मतलब ज़्यादातर के क्यूआईबी रिप्रेजेंट्स स्मॉल इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड्स। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड की भागीदारी आ जाएगी। यूलिप यानी क्या होता है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रीमियम स्कीम्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड पेंशन स्कीम्स। तो पेंशन स्कीम्स ज़्यादातर की एनपीएस कहा जाता है हम जिसे। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस क्यूआईबी में आते हैं जिन्हें सेबी के साथ रजिस्टर होना अनिवार्य होता है। दूसरा आता है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे थोड़ा ब्रॉड में जाना पड़ेगा कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उन्हें कहा जाता है जो 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादातर के बिड करते हैं। तो वहाँ पे रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आते हैं, एनआरआईज भी आते हैं, कंपनीज भी आती है, ट्रस्ट्स हु बिड फॉर शेयर्स मोर देन 2 लाख रुपीज़ आर नोन एज नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात यह है कि जैसे क्यूआईबी बिडर्स को सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, वैसे यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को क्यूआईबी जैसे सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। तो अब आगे देखते हैं कि स्मॉल नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उनकी भागीदारी कहाँ तक की होती है। तो जो 10 लाख के बिलो और 2 लाख से ज़्यादा यानी 2 लाख टू 10 लाख रुपये तक के बिड जी जो करते हैं उन्हें स्मॉल एनआईआई कैटेगरी यानी स्मॉल नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। इनका रिजर्व रेशो होता है 1:3। मतलब पूरे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैटेगरी में 1:3 स्मॉल एनआईआई सब कैटेगरी का रिजर्व रेशो हो जाता है। और इन्हें स्मॉल एचएनआईज भी कहा जाता है। एचएनआईज यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, स्मॉल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो 2 लाख से ज़्यादा और 10 लाख तक की बिड कर सकते हैं। दूसरे आते हैं बिग एचएनआईज यानी बिग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिन्हें हम कहते हैं बिग नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब ये कौन होते हैं, जो 10 लाख के ज़्यादा से बोली लगा देते हैं, वो BNII बिग नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं। इनका रिजर्व कोटा होता है 2:3। जैसे हमने देखा कि नॉन इंस्टीट्यूशनल स्मॉल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कोटा होता है 1:3, वैसे ही बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कोटा होता है कि 2:3। अब दूसरी जो रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहा जाता है, इनमें क्या होता है, हम आप जैसे लोग जो ज़्यादातर के आईपीओ अप्लाई करने में ज़्यादा भागीदारी लेते हैं, उनका कोटा होता है रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, बशर्त कि 2 लाख से कम की बिड यहाँ पे मानी जाती है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं 15,000 तक का और 15,000 इक्विवेलेंट तक का एक लॉट हो जाता है। लॉट के अंदर शेयर प्राइस को मल्टीप्लाई किया जाता है नंबर ऑफ़ शेयर से, उनकी टोटल 15,000 तक या 15,000 के आसपास आनी चाहिए होती है। उस प्रकार से कितने लॉट अप्लाई करने होते हैं, जो 2 लाख से कम आते हैं उन्हें रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। अब इस रिटेल इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में कौन अप्लाई कर सकता है, तो हम आप जैसे रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियंस, तो ये लोग रिटेल इंस्टीट्यूशनल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद की एक कैटेगरी आती है एम्प्लॉय, EMP। अब ये एम्प्लॉय कैटेगरी ज़्यादातर के कम दिखाई देती है। जैसे कि हम माने कि पिछली बार बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का आईपीओ आया था, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ में बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस एंड बजाज हाउसिंग फाइनेंस की कंपनियों के एम्प्लॉय के लिए भी रिजर्व कोटा रखा गया था। उस रिजर्व कोटा में
उनके एम्प्लॉय और इंडिविजुअल कोटा में उनके एम्प्लॉय दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि उस कैटेगरी को अलग से मार्क किया गया था और पैसे अलग से रिजर्व रखे गए थे ताकि शेयर्स अलॉटमेंट में उनको आसानी से अलॉटमेंट मिल जाए। तो इस प्रकार से हमने अभी तक QIB, NII और रिटेल इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी देखी है। अब हम लास्ट देखते हैं कि एंकर इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। अब थोड़ा एंकर इन्वेस्टर्स के बारे में जान लेते हैं। एंकर इन्वेस्टर्स आर लार्ज फाइनेंशियल एंटिटीज दैट सब्सक्राइब टू शेयर्स प्राइमरली IPOs विद अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 10 करोड़। तो यहाँ पे 10 करोड़ कम से कम IPO अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करना होता है, तब जाके आप एंकर इन्वेस्टर्स कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे जैसे एंकर इन्वेस्टर नाम से ही पता चलता आता है कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं और उन्हें सेबी के साथ रजिस्टर होना अनिवार्य होता है। अब एंकर इन्वेस्टर की तरफ से जब भीड़ लगाई जाती है, ऑफर्स करे जाते हैं, तो प्राइस इंक्रीमेंट के लिए भी यहाँ पे थोड़ा भाव मिल जाता है। अब एंकर इन्वेस्टर्स बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है यहाँ पे उनको कि प्राइमरीली शेयर्स अलॉटमेंट के लिए हम भीड़ लगा सकते हैं। ये हुई बात कि IPO अलॉटमेंट के लिए इन्वेस्टर्स कैटेगरी कौन कौन सी होती है, कौन से इन्वेस्टर्स कैटेगरी में कौन कौन भाग ले सकता है, किस अमाउंट तक हम इन्वेस्टर्स कैटेगरी के अंदर शेयर अलॉटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कितने परसेंटेज तक की बिड ऑफर की जा सकती है। तो आज की वीडियो में स्वीट एंड क्रिस्प प्रकार से हमने IPO इन्वेस्टर्स कैटेगरी के बारे में जान लिया है। इसी प्रकार की वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द मार्केट स्पीच यूट्यूब चैनल। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में कोई भी कमेंट हो तो आप यूट्यूब कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।